अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम पढ़ेंगे फील्ड्स ऑफ फोर्स। ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे पास जो फोर्स है वो दो तरह की होती है। एक फोर्स को हम कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं और दूसरी फोर्स को हम फील्ड फोर्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास मार्कर है। इस मार्कर को अगर मैंने यहाँ से यहाँ पर लेके जाना है तो मुझे इसको फोर्स ट्रांसफ़र करने के लिए इसके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा, तो फिर इसको मैं यहाँ पे लेके जाऊँगा। कोई भी चीज़ हम अपनी लाइफ में एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बैग है, बैग को यहाँ से उठा के यहाँ पे रखना है तो आप उसको ऐसे कांटेक्ट करेंगे, उठा के यहाँ पे रख देंगे। किसी के मुंह पे थप्पड़ मारना है तो आपको उसे फोर्स मुंतकिल करने के लिए उसके साथ कांटेक्ट करना पड़ेगा। इस तरह हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक फोर्स को ट्रांसमिट करते हैं। इस फोर्स को कॉन्टैक्ट फोर्स कहते हैं क्योंकि इसमें फोर्स को मुंतकिल करने के लिए कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। इसके बाद दूसरी फोर्स वो ये है कि ये एक बॉडी से दूसरी बॉडी तक मुंतकिल हो जाती है, लेकिन वो फोर्स बिना कॉन्टैक्ट किए भी ट्रांसफर हो सकती है। फॉर एग्जांपल, ये मार्कर है, यहाँ पे थी, तो मैं जब इस मार्कर को छोड़ देता हूं तो ये सीधी नीचे को जाने लगी। तो बताइए ये कौन सी चीज है जो मार्कर को नीचे को खींच रही है। तो ये कोई ऐसी फोर्स है जो बिना कांटेक्ट किए इस पे अमल कर रही है। यह एक पॉजिटिव चार्ज है, दूसरा भी पॉजिटिव चार्ज है, तो दोनों चार्जेस एक दूसरे को बिना कांटेक्ट किए धक्का लगाते हैं। एक मैग्नेट है, दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, उसमें वो बिना कांटेक्ट किए ही एक मैग्नेट से दूसरे मैग्नेट तक फोर्स को ट्रांसफर कर देता है। तो ये चीज हमारे लिए हैरानगी वाली थी। हम इसको देखकर परेशान थे कि ऐसा कैसे है कि दोनों बॉडीज बिना कांटेक्ट किए एक दूसरे को फोर्स मुंतकिल कर रहे हैं। और इस फोर्स को हम बोलते हैं फील्ड फोर्स। ऐसी फोर्स जिसको लगाने के लिए कांटेक्ट करना पड़ता है उसको बोलते हैं कांटेक्ट फोर्स, और ऐसी फोर्स जो बिना कांटेक्ट किए दूसरे बॉडी तक ट्रांसमिट हो जाती है इसको हम बोलते हैं फील्ड फोर्स। फॉर एग्जांपल, दो मास एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। उन दो मासेस के दरमियान फोर्स को कैलकुलेट करने के लिए हमें न्यूटन ने ग्रेविटेशनल लॉ दिया है, जिससे हम दो मासेस के दरमियान फोर्स की मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट कर सकते हैं और फोर्स की डायरेक्शन को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके बाद दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स है उसको कैलकुलेट करने के लिए कूलम्स ने लॉ दिया है, जो दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स कैलकुलेट कर सकता है, उसकी मैग्नीट्यूड भी साथ उसकी डायरेक्शन भी। लेकिन दूसरा क्वेश्चन ये था कि ये फोर्स का ओरिजिन क्या है। आखिर एक मास दूसरे मास को क्यों फोर्स लगाता है, आखिर एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्यों फोर्स लगाता है, आखिर इसके पीछे क्या ऐसा जादू हो रहा है, आखिर इसके पीछे कौन से जिन्नात जो हैं अमल कर रहे हैं, कौन सी ताकतें कार फरमा हैं जिसकी वजह से ये एक दूसरे को फोर्स लगाते हैं। तो ये चीज हमें अभी तक नहीं पता चली कि एक मास दूसरे मास को क्यों अट्रैक्ट करता है या एक चार्ज दूसरे चार्ज को क्यों फोर्स लगाता है। लेकिन हम ये बात कह देते हैं कि ये इनकी बेसिक प्रॉपर्टी है, ये इनकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाता है या एक मास दूसरे मास पे फोर्स लगाता है। तो इसके बाद दूसरा सवाल ये है कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी तक बिना कांटेक्ट किए ये फोर्स जो है वो कैसे मुंतकिल होती है। तो इस बात को समझाने के लिए एक मशहूर साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है माइकल फैराडे। इन्होंने केमिस्ट्री में भी काम किया है, फिजिक्स में भी काम किया है। इन्होंने हमें बिजली पैदा करने के असूल सिखाए, इन्होंने हमको मोटर बना के दी, इन्होंने और भी बहुत सारे काम किए। इवन दो कि इनको प्रेसिडेंट की ऑफर भी मिली कि आप केमिकल बम बनाइए, लेकिन इन्होंने डिनाई कर दिया। इसके बाद इसकी जो तस्वीर थी वो आइंस्टाइन ने अपने कमरे में भी लगाई हुई थी, वो इसको बहुत रिस्पेक्ट देते थे। इसके बाद इनकी जो कब्र है वो न्यूटन की कब्र के पास है। दूसरा हमारा क्वेश्चन ये था कि एक चार्ज दूसरे चार्ज को बिना कांटेक्ट किए फोर्स को कैसे मुंतकिल कर देता है, इनके दरमियान फोर्स की ट्रांसमिशन कैसे होती है। तो इसको समझाने के लिए माइकल फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, या इसको आप फील्ड्स ऑफ फोर्स का नाम भी दे सकते हैं। इसने कहा ये एक चार्ज है आपके पास, इस चार्ज के गिर्द एक इलाका होता है जहां पर इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो फैली होती है। जब कोई दूसरा चार्ज हम यहाँ से उठा के यहाँ लाते हैं
तो ये जब यहाँ पहुँचता है तो ये चार्ज इस पर फोर्स लगाता है। तो हमने पूछा ये फोर्स कैसे लगा दी इसने, तो उसने कहा इसने इसके साथ कांटेक्ट तो नहीं किया, लेकिन ये जहां आया था वहां पर इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फैली हुई थी, वो फील्ड इसके साथ इंटरएक्ट करती है और उसके इंटरेक्शन की वजह से इस पर फोर्स मुंतकिल होती है। सो उसने हमारी प्रॉब्लम सॉल्व की कि जो कॉन्टैक्ट वाली फोर्स है वो तो सीधी सीधी है, और जो दूसरी फोर्स है जो बिना कॉन्टैक्ट के लगती थी, तो उसने कहा वहां कॉन्टैक्ट तो नहीं है, लेकिन वहां पे जहां फोर्स लगती है वहां पे उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड फैली होती है, वो उस चार्ज के साथ अमल दखल करती है जिसकी वजह से फोर्स मुंतकिल होती है। अगर चार्ज के पास कोई दूसरा चार्ज आता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर वो मकनातीस के गिर्द है उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। अगर कोई एक मास दूसरे मास को बिना कांटेक्ट किए अट्रैक्ट कर रहा है तो उसको हमने नाम दिया ग्रेविटेशनल फील्ड। तो समझ ले जमीन के गिर्द चारों तरफ फैली हुई है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ये मार्कर जो जमीन की तरफ जा रही है, जमीन इसको कांटेक्ट नहीं कर रही, बल्कि यहाँ पर जमीन की जो ग्रेविटेशनल फील्ड फैली हुई है वो इस मार्कर के साथ इंटरेक्ट करती है, जिसकी वजह से इसको नीचे मूव करना पड़ता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक ऐसा एरिया है, एक ऐसा रीजन है जो चार्ज के गिर्द होता है। जब भी कोई दूसरा चार्ज उसमें आता है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके साथ अमल दखल करती है, जिसकी वजह से एक चार्ज दूसरे चार्ज तक फोर्स की ट्रांसमिशन करता है। इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे आप समझ लें एक चौधरी साहब हैं, ठीक है, तो चौधरी साहब का जो असर और रसूख है एक खास एरिया तक है। अब कोई भी चौधरी की बात का असर ले सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि वो उसके इलाके में आए या उसकी फील्ड में आए। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है, जैसे मैं किसी कॉलेज में प्रिंसिपल लग जाता हूं और मेरी बात का जो असर है वो कॉलेज की बाउंड्री में लिया जाएगा। अगर कोई मामला कॉलेज की बाउंड्री से बाहर है तो वहां पे मेरी बात का कोई असर नहीं होगा। तो वो इलाका जिस इलाके में मेरी बात का इफेक्ट लिया जाता है उस इलाके को बोलेंगे प्रिंसिपल की फील्ड या प्रिंसिपल का इलाका। इसी तरह चार्ज के गिर्द भी एक ऐसा इलाका होता है जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो उस पर फोर्स लगाता है, उसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी तरह मकनेतीस के गिर्द भी एक ऐसा इलाका होता है जहां पर अगर कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए तो वो उस पर फोर्स लगाता है, उसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो ये फील्ड का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया? माइकल फैराडे ने। क्या फील्ड रियल में दिखती है आंखों से? आंसर है नहीं, ये एक इमेजिनरी चीज है। इससे हमें समझ आ जाती है कि एक बॉडी दूसरे बॉडी को फोर्स कैसे मुंतकिल करता है। बिल्कुल जैसे मकड़ी ने अपने चारों साइडों पे जाला ताना होता है, इसी तरह चार्ज के गिर्द भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो इस फील्ड को हमने यहाँ पे डॉट से जाहिर किया है। जब ये चार्ज यहाँ पे आएगा ये फील्ड इसके साथ इंटरेक्ट करेगी और इस पर फोर्स लगाएगी। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने चार्ज के पास जो डॉट्स बनाए हैं इनकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है। जब मैं यहाँ से दूर जाता हूँ तो डॉट्स की डेंसिटी कम होती जा रही है। तो ये डेंसिटी ज़्यादा होना किस चीज़ को शो कर रहा है? तो डेंसिटी का ज़्यादा होना शो कर रहा है कि यहाँ पे जो चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है ना ये स्ट्रॉन्ग है। जब हम इसे दूर जा रहे हैं तो डॉट्स का जो रश है वो कम हो रहा है। इसकी एग्जांपल बिल्कुल ऐसे जैसे प्रिंसिपल के ऑफिस के पास जाते हैं तो सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। जितना आप प्रिंसिपल के ऑफिस से दूर जाते जाएंगे तो उसकी जो सिक्योरिटी है वो वीक होती जाएगी। इसी तरह चार्ज पार्टिकल के पास होंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी, दूर जाते जाएंगे तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। और एक ऐसा पॉइंट आएगा कि इसके बाद जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वो जीरो हो जाएगी। जैसे आप उसके ऑफिस से दूर जाते जा रहे हैं तो उसकी सिक्योरिटी कम होती जाएगी। जब कॉलेज की बाउंड्री से बाहर चले जाएंगे तो वहां पे उसकी कोई सिक्योरिटी नहीं है। इधर भी जैसे जैसे इसे दूर जाएंगे इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी और एक खास पॉइंट पर जाके उसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो जीरो हो जाएगी। इसके बाद आप लोगों ने एक और चीज समझनी है कि ये जो एरिया है चार्ज के गिर्द जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं, इस इलाके में अगर कोई दूसरा चार्ज आता है तो ये चार्ज इस पे क्या लगाता है? फोर्स। तो इसलिए इस इलाके को हम फील्ड्स ऑफ फोर्स का नाम भी देते हैं।
फील्ड्स का मतलब होता है मैदान, तो ये वो वाला मैदान है जहां पर कोई दूसरा चार्ज इसकी फोर्स को महसूस कर सकता है। तो इसके कितने नाम हैं? दो नाम, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहते हैं, दूसरा हम इसको फील्ड्स ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो एक चीज और याद रख लें, ये जो मैंने चार्ज बनाया हुआ है, जिसकी मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई हुई है, इसको बोलना है सोर्स चार्ज, ठीक है। और जो दूसरा चार्ज हम ला रहे हैं, इसकी फील्ड को टेस्ट करने के लिए चेक करना है कि क्या वाकई असर होता है कि नहीं। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे आपने सुना हो कि अगर गन की गोली किसी शख्स को लग जाती है तो उससे उसकी डेथ हो सकती है। तो आप क्या करते हैं, एक पर्सन ले आते हैं, गन चला के देखते हैं कि बंदा मरता है या नहीं। तो यहाँ भी हमने सुन रखा है कि चार्ज के गिर्द एक इलाका होता है जहां पर अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो वो इस पे क्या लगाता है? फोर्स। तो हमने चेक करना था वाकई फोर्स लगाता है या बस गल्ला ही बन गया। तो हमने क्या किया, एक चार्ज लिया जो यहाँ पे लेके आए, चेक किया कि ये फोर्स लगाता है कि नहीं। तो इस चार्ज को हम क्या कहते हैं? टेस्ट चार्ज। और ये वाले चार्ज को बोलना है सोर्स चार्ज, ये वाले चार्ज को बोलना है सोर्स चार्ज, और जिससे हम इसको चेक कर रहे हैं फील्ड है या नहीं, उसको आपने क्या कहना है? टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज के बारे में चंद चीजें आपने याद रखनी है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। टेस्ट चार्ज जो होता है ये पॉजिटिव लिया जाता है, ये कन्वेंशन है। हमारे जो बड़े साइंटिस्ट है ना, इन्होंने डिसाइड कर लिया है कि टेस्ट चार्ज हम कौन सा लेंगे? पॉजिटिव। अदरवाइज अगर डिसाइड ना करते तो पाकिस्तान में टेस्ट चार्ज नेगेटिव ले लेते और इंडिया में टेस्ट चार्ज पॉजिटिव ले लेते, तो रिजल्ट क्या आना था? डिफरेंट आना था। एक ने कहना था फोर्स इधर लगती है टेस्ट चार्ज पे, दूसरे ने कहना इधर लगती है। इस फड्डे से बचने के लिए साइंसदानों ने ये डिसाइड कर लिया कि जो टेस्ट चार्ज लिया जाएगा वो पॉजिटिव होगा, और टेस्ट चार्ज को हम Q0 से जाहिर करते हैं। और इसके बाद टेस्ट चार्ज जो होना चाहिए वो स्मॉल चार्ज होना चाहिए। टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? स्मॉल। टेस्ट चार्ज कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। टेस्ट चार्ज को किससे जाहिर करते हैं? Q0 से। और टेस्ट चार्ज पर चार्ज कितना होना चाहिए? बहुत ही थोड़ा सा चार्ज होना चाहिए। तीसरी प्रॉपर्टी, जो टेस्ट चार्ज है वो स्मॉल होना चाहिए। स्मॉल का मतलब इस पर थोड़ा सा चार्ज होना चाहिए। स्मॉल का मतलब ये नहीं कि दंदा मुंदा सा छोटा सा चार्ज, नो। स्मॉल का मतलब बिल्कुल उस पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम टेस्ट चार्ज की वैल्यू बड़ी ले लेते हैं तो हम इसको अगर टेस्ट करने के लिए सोर्स चार्ज के पास लेके जाते हैं तो ये ना हो कि इतना स्ट्रॉन्ग चार्ज हो, वहां सोर्स चार्ज को ऐसे धक्का मारे और उठा के नहर में फेंक दे। इसलिए टेस्ट चार्ज को संभाल लिया जाता है। उस चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको वो डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि हम इसको एज अ टेस्टर यूज कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड को टेस्ट करने का काम दे रहा है। तो हमें ये बात का पता चल गया था कि चार्ज के गिर्द एक इलाका होता है जहां पे कोई दूसरा चार्ज उसकी फोर्स को महसूस कर सकता है। उस इलाके को, उस एरिया को हम इलेक्ट्रिक फील्ड का नाम देते हैं। ये भी पता चल गया था कि चार्ज के पास इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, चार्ज से दूर चले जाएं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है वो कम होती जाती है। जब ये बात का पता चल गया तो फौरी हमारे मन में आया कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट होनी चाहिए, इसका फार्मूला होना चाहिए जिससे हम इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर पाएं। तो इसके लिए एक नया नाम चूज किया गया, एक नई टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया गया जिसका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसे हम क्या कर सकते हैं, चार्ज के गिर्द जो इलाका है उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसको हम चेक कर सकते हैं। और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे दार करते हैं हम, ई से। याद रहेगा, इससे क्या पता चलेगा, चार्ज के गिर्द जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी ज्यादा है। उसके लिए कौन सा लफ्ज़ यूज करना है आपने, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और जाहिर किसे करना है आपने इसको, ई से। तो ये तो हमने इसका नाम रख दिया। अब इसका फार्मूला क्या होगा, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ को या इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। तो इसका फार्मूला बनाने के लिए हमने कहा कि यहाँ पे ये एक सोर्स चार्ज है, ये एक टेस्ट चार्ज है। ये टेस्ट चार्ज इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड में पड़ा हुआ है, तो ये सोर्स चार्ज इस चार्ज पर फोर्स लगाता है इस तरफ F, ठीक है। और ये वाला जो चार्ज है इस पर चार्ज कितना है आपके पास, Q0। हमने क्या किया, जितनी वो फोर्स लगाता है टेस्ट चार्ज पे वो लिख ली, बटे में जितना टेस्ट चार्ज है वो लिख लिया। तो फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का नाम दे दिया।
फॉर एग्जाम्पल इस चार्ज पर लगने वाली फोर्स 100 है, यहाँ पे पुट कर दिया, और जो टेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू आपके पास 2 कूलम है, तो यहाँ पे 2 पुट कर दिया। तो मैंने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए जितनी टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगी वो बटे में जितना टेस्ट चार्ज है वो लिख दिया। इसकी एग्जांपल 100 है, इसकी वैल्यू 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा 50। तो मुझे बताइए 50 क्या है। इससे पहले मैं ये पूछूंगा 100 क्या है। 100 वो फोर्स है जो 2 कूलम टेस्ट चार्ज पे लगी है, 2 कूलम टेस्ट चार्ज पे लगी है 100। डिवाइड करने से क्या मिल जाएगा आपको वो फोर्स मिल जाएगी जो 1 कूलम टेस्ट चार्ज पे अप्लाई हुई है। तो इस तरह आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को डिफाइन कर सकते हैं। इट इज अ फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। अब इसका यूनिट क्या बनेगा, E बराबर होता है F और Q नॉट। फोर्स का यूनिट क्या होता है न्यूटन, चार्ज का यूनिट क्या होता है कूलम, इसका यूनिट क्या बनेगा न्यूटन पर कूलम। अब अगला क्वेश्चन है कि इसको वेक्टर माने या स्केलर। तो ये क्या है वेक्टर, तो जब ये वेक्टर है, वेक्टर में ये क्या है बटे में स्केलर, वेक्टर के बटे में स्केलर आ जाए तो ये भी क्या बन जाएगी वेक्टर। सो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वेक्टर क्वांटिटी है, इसको हम क्या बांधेंगे वेक्टर क्वांटिटी। अगला क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो किधर होती है, तो आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर होती है जिधर को फोर्स अमल करती है। सो मैंने आपको इसका यूनिट्स बताए और ये भी बताया ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, और ये भी बताया कि इसकी डायरेक्शन किधर होती है, जिधर किसी चार्ज पे फोर्स लगती है उसी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी, और फोर्स आपने किस चार्ज पे लेनी है जो टेस्ट चार्ज पे लग रही है। सो ये हमारे पास फार्मूला बन गया किसी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है जिसको हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहते हैं, ये बराबर है फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ये आप लोगों ने याद रख लेना है, इससे रेलेवेंट आपसे वो एमसीक्यूज भी पूछ सकता है। अब इसके बाद अगली चीज जो हमें स्टडी करनी है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक चार्ज है, ठीक है, इसके साइडों पे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे मैं कोई दूसरा चार्ज लेके आता हूँ, फॉर एग्जांपल ये चार्ज है Q0, ठीक है, और ये वाला चार्ज कितना है Q है, और दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, दोनों क्या है पॉइंट चार्जेस, ठीक है। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का फार्मूला क्या है मैग्नीट्यूड का, E इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये और ये चार्ज के दरमियान फोर्स कितनी होती है मुझे बताओ, कूलम लॉ के मुताबिक 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान, ये दोनों क्या है पॉइंट चार्जेस, ये दोनों हैं पॉइंट चार्जेस। तो पॉइंट चार्जेस के दरमियान फोर्स होती है K, Q1, Q2 और क्या है R का स्क्वायर। तो यहाँ पे जो 2 चार्जेस के दरमियान फोर्स है वो पुट कर दें, E किसके कुल आ जाएगा K, Q1, Q2 ओवर में क्या आ जाएगा R का स्क्वायर। ये देखिए ये फार्मूला था, ये E ऐसे आ गया, F की वैल्यू मैंने कूलम लॉ से इसके अंदर पुट की, पुट करने से ये चीज़ आ गई, और इसके बाद बटे में कौन आ गया Q0। अब देखिए ये चार्ज कितना है Q1 को Q कह दिया, और ये चार्ज कितना है Q0, दूसरे चार्ज को मैंने Q0 कह दिया। Q0 को मार देगा, पीछे क्या बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आ जाएगी K, Q ओवर क्या आ जाएगा R का स्क्वायर। ये लो जी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमने कैलकुलेट कर ली। अब अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो यहाँ तो ये मैग्नीट्यूड है, तो अगर आप इसको वेक्टर क्वांटिटी मान लें तो यहाँ पे E के ऊपर क्या लगाना होगा वेक्टर, यहाँ पे K, Q बटे में कौन है R स्क्वायर, बस साथ में आपको एक यूनिट वेक्टर ऐड करना पड़ेगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि अगर मैं टेस्ट चार्ज को डबल कर दूं तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी पे क्या असर आएगा। तो यहाँ पे गलती करते हैं कि जब चार्ज डबल होगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी। तो आपने मेरी बात गौर से नहीं सुनी, मैं टेस्ट चार्ज की बात कर रहा हूँ। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अंदर जो चार्ज है, जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसके अंदर टेस्ट चार्ज नहीं आता। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी टेस्ट चार्ज पे डिपेंड
नहीं करती। सो टेस्ट चार्ज डबल कर देने से उस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड पे कोई असर नहीं आएगा। अगर किसी जगह पर बिजली आ रही है, आपने चेक करना है, टेस्ट करना है आ रही है नहीं आ रही, तो टेस्टर आप छोटा ले लें बड़ा ले लें, छोटे बड़े टेस्टर से बिजली कम ज्यादा तो नहीं होनी, ठीक है। इसी तरह जो सोर्स चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी स्ट्रेंथ उसी चार्ज पे डिपेंड करती है। टेस्ट चार्ज बड़ा है छोटा है, टेस्ट चार्ज उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को कम ज्यादा कैसे करेगा, ठीक है। तो ये फार्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जो सोर्स चार्ज है, जिसकी इलेक्ट्रिक फील्ड है इसको सोर्स बोलेंगे, ये जो टेस्ट कर रहा है इसको टेस्ट बोलेंगे। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड टेस्ट चार्ज पे नहीं बल्कि सोर्स चार्ज पे डिपेंड करती है। जितना इसका चार्ज ज्यादा होगा उतना क्यू ज्यादा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी उतनी ज्यादा होगी। और किस पे डिपेंड कर रही है, इसके फासले के। जितना इससे फासला बढ़ता जाएगा आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और ई की वैल्यू कम होती जाएगी। और किस पे डिपेंड करती है, मीडियम की नेचर पे। जितना किसी मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज्यादा होगा उसका के, कल जैसे मैंने आपको पढ़ाया था, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जितना किसी मीडियम का ज्यादा होगा के की वैल्यू उतनी कम हो जाएगी, के की वैल्यू जितनी कम होगी उसकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उतनी कम हो जाएगी। सारे आर्टिकल का खुलासा ये है कि हमारे पास जो दुनिया में फोर्सेस हम देखते हैं उसको हम दो हिस्सों में कैटेगराइज करते हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरी फील्ड फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स वो होती है जिसको मुंतकिल करने के लिए उस चीज़ के साथ कॉन्टैक्ट करना पड़ता है। फील्ड फोर्स वो होती है जो बिना टच किए उस चीज़ को मुंतकिल हो सकती है। हमने देखा दो चार्जेस के दरमियान जो है वो फील्ड फोर्स होती है, बिना टच किए एक चार्ज दूसरे चार्ज को फोर्स मुंतकिल करता है। तो ज़हन में सवाल आया कि ये फोर्स क्यों मुंतकिल होती है। इस फोर्स की ट्रांसमिशन को समझाने के लिए माइकल फैराडे ने फील्ड का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया। उसने कहा चार्ज के गिर्द एक ऐसा इलाका होता है जहां पे उसकी फील्ड फैली होती है जो कि आंखों से नजर नहीं आती, किसी मशीन से भी नजर नहीं आती। जब भी कोई दूसरा चार्ज उसके पास आता है वो उस चार्ज के साथ कॉन्टेक्ट तो नहीं करता, लेकिन उसकी फील्ड उस चार्ज के साथ इंटरएक्ट करती है, जिसकी वजह से वो उस चार्ज पर फोर्स लगा सकता है और एक चार्ज से दूसरे चार्ज तक फोर्स कैसे मुंतकिल होती है ये हमको उसने समझाया। इसके बाद उस इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमने एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाई जिसका नाम था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। उसको हमने ज़ाहिर किया ई से, उसका फार्मूला बनाया हमने फोर्स पर यूनिट चार्ज और उसका यूनिट न्यूटन पर कूलम होता है। और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में टेस्ट चार्ज पे फोर्स लगती है उस तरफ होती है। इसके बाद हमने किसी एक पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए कूलम लॉ का इस्तेमाल किया। पॉइंट चार्ज की जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है वो उस चार्ज की मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करती है और वहां पर जो उसके गिर्द मीडियम है उस पर डिपेंड करती है और इस बात पे डिपेंड करती है कि आप चार्ज से कितना दूर हैं। जितना दूर होंगे उतनी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कम होगी, जितना उसके पास आएंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी उतनी बढ़ती जाएगी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी।